रहे हमारे साथ इस समय वायरल मास्टर जी और नाम है प्रवीण उड़ान और आज के समय में सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल भी रहते हैं और साथ ही शिक्षा के साथ टेक्नोलॉजी का एक ऐसा गठजोड़ बैठा दिया है कि हरियाणा में जो युवा तैयारी करते हैं सरकारी एग्जाम की, सीईटी की, एचएसएससी की, हर तीसरी से चौथी रील मुझे लगता है उड़ान साहब की आ जाती होगी। सबसे पहले आपका सर बहुत बहुत स्वागत है जी। और जी को देखने वाले सारे बाण भाई ना जो है प्रवीण उड़ान की हाथ जोड़ के राम राम। सर सबसे पहला सवाल यही रहेगा आज के समय में, क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है, तो किस तरीके से ये पूरा शुरू किया आपने कि भाई सबसे पहले इंटरनेट पर आते हैं, उसके बाद बच्चों को पूरे तरीके से तैयारी करवाना और वो भी बहुत कम अमाउंट में, इसके बारे में भी थोड़ा बताइए सर। देखिए, जब है ना ये जियो आया था हरियाणा के अंदर, कह लीजिए पूरे इंडिया के अंदर, उसके बाद इंटरनेट सस्ता हो गया था और कहीं ना कहीं समय की एक नजाकत ऐसी थी कि ऑनलाइन सबको जाना चाहिए। और खास तौर पर जब कोरोना आया था तो कोरोना काल के अंदर सब कुछ बंद हो गया था, हमारे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर बंद हो गया था। तो उसके बाद ये लगा कि देखो पढ़ाई एजुकेशन नहीं रुकनी चाहिए, तो उसके लिए फिर हमने जो है उसको ऑनलाइन के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया और प्लेटफॉर्म बनाने के लिए हमने जो है ऐसी कम मात्र 31 रुपए के अंदर हमने जो है बच्चों को, पूरे हरियाणा प्रदेश के बच्चों को 6 महीने, 1 साल तक जो है 31 में, 21 में, 11 रुपीज का भी एक बैच था। मतलब इतने कम रुपए में भी उनको हमने पढ़ाया है। उसके पीछे का कारण था कि अगर हम किसी को फ्री में पढ़ाएं तो उसको ये ना लगे कि मेरे को फ्री में पढ़ा रहे हैं। और एक चीज है, फ्री की चीज की वैल्यू भी नहीं होती, इसलिए थोड़ा थोड़ा वो अमाउंट चार्ज किया। और मुझे जानकर प्रसन्नता मुझे ये है कि उस 31 रुपीज का जो बैच था उसमें से 21 सब इंस्पेक्टर लग गए हरियाणा पुलिस में। क्या बात है। हाँ। तो ये आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? खान सर हैं या अवध ओझा सर हैं, जिस तरह आप इनको देख के स्टार्ट किया था आपने, या ये मतलब आपको पहले से ही कोई आइडिया था कि क्यों ना ऑनलाइन जाया जाए? जबकि हरियाणा में तो ये भी माना जाता है कि इंटरनेट पर कम ही लोग अवेलेबल हैं, हर बच्चे के पास फोन नहीं था, हालांकि जियो आने के बाद थोड़ा बढ़ा। तो ये आपको मोटिवेशनल कहाँ से मिला इस चीज़ को लेकर? ये स्टार्टिंग से ही है ना, हर व्यक्ति का जो कर्म जो होता है, कर्म क्षेत्र, वो कुछ तो परमात्मा लिख के भेजता है और कुछ हम उसको सींचने का काम करते चले जाए तो उसके बाद जो है आगे बढ़ जाते। मैंने 27 अक्टूबर 2011 को मैंने यूट्यूब चैनल बना लिया था। उस टाइम तो शायद लोगों को ये भी नहीं पता था कि यूट्यूब होता क्या है। 2G इंटरनेट होता था, उसमें मैं वीडियो अपलोड करता था 2011 पढ़ाने को लेकर। नहीं वैसे। अच्छा, वैसे तो वो टेक्नोलॉजी थी, चैनल वगैरह था। फिर कोरोना के अंदर वो किया, आपने जिन सम्मानित टीचरों के नाम लिए, सबको देख के हर कोई सीखते हैं, कोई ना कोई किसी को। आइडियल तो सारा जो शिक्षक समाज जो है वो सारे ही मेरे आइडियल है। एक और सर अहम सवाल ये, प्रवीण उड़ान टीचर बने कैसे? या आपने सोचा समझा, पूरा अपना प्लान एग्जीक्यूट किया, भाई हाँ मुझे टीचर ही बनना है, या फिर पहले प्रवीण उड़ान ने भी सरकारी नौकरी की तैयारी की थी, उसमें असफलता आज हजारों बच्चों की सफलता का कारण बन रही है? नहीं बसंत भाई, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं अभी भी हरियाणा सरकार के अंदर गवर्नमेंट जॉब पे हूं। फिलहाल भी सरकारी नौकरी पे हूं मैं। 2015 के अंदर जॉब लग गया था। जिस टाइम मैंने पढ़ाना शुरू किया था उसके तुरंत बाद ही, लगभग 1-2 महीने बाद ही जॉब लग गई थी वो। दूसरी चीज, टीचर बनने की बड़ी दिलचस्प कहानी है। हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर खास तौर पर क्या था कि लगभग एक दौर ऐसा था, आज से 7-8 साल पहले, कि हरियाणवी भाषा जो है, हमारी माँ बोली जो है, वो बोलते हुए लोग शर्माया करते। मैंने पहला प्रयोग हरियाणा प्रदेश में क्या करा कि जो मैं YouTube के ऊपर बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो जो अपनी माँ बोली हरियाणवी भाषा जो है मैं उसमें पढ़ाता हूँ। तो मैं जब YouTube पे पढ़ा रहा था तो कुछ न कुछ हरियाणवी के 1-2 वर्ड निकल गए और नीचे कमेंट आया था कि डांगर हिंदी बोलना तो सीख ले, डांगर एग्जैक्ट यही वर्ड। उसके बाद मैंने ये तय कर लिया था कि नहीं, पढ़ाना है और पढ़ाना तो सिर्फ और सिर्फ हरियाणवी में है, माँ बोली में है। और लोगों को इतना पसंद आया, मात्र उस टाइम पे 2-2.5 हजार सब्सक्राइबर थे। सोशल मीडिया पर लगभग 6 मिलियन फॉलोअर मेरे हैं टोटल, वो सभी प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो वो हरियाणवी से सफर शुरू किया तो आज यहाँ तक पहुंचे। अगर हरियाणा में किसी बच्चे को सरकारी नौकरी लगना है तो कैसे तैयारी करे? ऑनलाइन करे, ऑफलाइन करे? ये तो बड़ी परिस्थिति ऐसी हो जाती है, घर वाले सोचते हैं कि कहाँ पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं, ऑनलाइन से नौकरी मिलेगी ना मिलेगी, तो कैसे एक नौकरी लगने के लिए कैसे तैयारी करे बच्चे? देखो, सबसे बड़ी चीज है कि ये डिपेंड करेगा उस बच्चे की मेहनत के ऊपर, ठीक है? क्योंकि हमारा हरियाणा में क्या है, अपना आधे बालका का कैरियर तो ना उसी दिन खत्म हो जाओ, ऑफलाइन कोचिंग में जा रहा हो, चाहे वो लाइब्रेरी में जा रहा हो। बालक की मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा बच्चा की, अगर जिसने वास्तव में कामयाब होना है। सेल्फ स्टडी से भी लगभग, अगर आप देखोगे, बिना कोचिंग के सेल्फ स्टडी से लगभग 50 से
55% जो बच्चे हैं वो सेल्फ स्टडी से लगते हैं, खुद किताबों से मेहनत करके लगते हैं। कोचिंग किसके अंदर काम आती है? जिस बच्चे को ये नहीं पता रास्ता क्या है, मैंने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना, कितना डीप में जाना है, वहां कोचिंग काम आएगी। ऑफलाइन ऑनलाइन का ये फायदा है कि अगर बच्चा ऑनलाइन तैयारी करता है तो उसके पैसे बचेंगे। आप अमूमन हरियाणा के अंदर अगर ऑफलाइन कोचिंग में जाते हैं तो लगभग 8 से 10 हजार रुपए फीस है। ऑनलाइन में जाओगे तो आपको 500-600 में लगभग वही सारी चीजें 500-600 में तैयारी करवा देते हो आप? हमारा तो 2 रुपए पर डे का है। अच्छा। पिछले कुछ समय में प्रवीण उड़ान जी एक बहुत बात वायरल हुई, राजनीतिक रूप भी लिया उस बात ने कि भाई हरियाणा के युवाओं को मौका नहीं मिल रहा है सरकारी नौकरियों में, दूसरे राज्य के युवाओं को मौका मिल रहा है। अब प्रवीण उड़ान जी इस बात को कैसे देखते हैं कि भाई क्या ये सत्य है? क्योंकि तमाम राजनीतिक दल भी इसे लेकर प्रोटेस्ट तक करते हुए नजर आए। आपके जहन में ये संज्ञान में ये बात जरूर होगी कि भाई इसे लेकर बहुत बड़ा मुद्दा भी बना था अभी पिछले कुछ समय में, हरियाणा का जिक्र करें तो। देखिए, वो जो हरियाणा के अंदर किसी भी स्टेट के अंदर 2 बॉडी होती है, एक तो है यहाँ HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एक दूसरा है HPSC। HSSC जो है वो C ग्रुप की जो वैकेंसीज है उनको कंडक्ट करवाती है। HSSC में इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन HPSC में मैं कहूंगा कि जो 35% का जो क्राइटेरिया है उससे मैं निजी तौर के ऊपर सहमत नहीं हूँ। उससे क्या है कि हरियाणा प्रदेश के बच्चों को, आप ऑन रिकॉर्ड है ये बात, डेटा उठा के आप देखिएगा तो उसके अंदर जो आपको क्लियर पता लग जाएगा कि हरियाणा प्रदेश के बच्चे कम लगते हैं उसमें, जो बाहर के ज्यादा रियलिटी है, इसमें कोई वो नहीं है, बाहर के ज्यादा वजह क्या लगती है? उसकी वजह ये है कि उसमें एक 35% का क्राइटेरिया है। 35% जिसके नंबर आ गए वही बंदा सेकंड इंटरव्यू फेस करेगा। लेकिन उसके देखो, मैं एक चीज और इसके अंदर इंक्लूड करना चाहूंगा। एक पर्सन ये भी उठे कि क्या हम 35% नंबर भी नहीं ले सकते, 35% भी? उसके लिए जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था, एजुकेशन का इंफ्रा की मैं बात करूं, वो इतना पहले से तैयार नहीं था। क्योंकि आदरणीय मनोहर लाल जी जो जब हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, ये एग्जाम लेने वो चीज करनी 2015 के अंदर हरियाणा के अंदर स्टार्टिंग हुई है। अब हमारी जो यूनिवर्सिटी वगैरह और जहां जहां जिस तरह की उस लेवल की कमी ये भी है कि उस लेवल की पढ़ाई नहीं करवाई जा रही। देखो, जो बाहर के बच्चे जो हैं लग रहे हैं, वो ऐसा तो है नहीं कि वो भी 2 नंबर तक लग रहे हैं, वो भी तो एग्जाम क्लियर करके लग रहे हैं। एग्जाम और हमारे वाले रह रहे हैं वो एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा उनसे। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि सरकार जो है, हरियाणा प्रदेश की सरकार, उनको मैं चाहिए, हम डिमांड भी कर रहे हैं कि ये 35% का क्राइटेरिया हटा के ऐसा किया जाए कि हरियाणा प्रदेश के बच्चे ज्यादा से ज्यादा जो है HPSC की वैकेंसीज के अंदर वो नौकरी करें। खर्ची पर्ची को लेकर बड़ा सरकार प्रचार करती है, बीजेपी सरकार जब से आई हरियाणा में, तो आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं कि मतलब हरियाणा में जो आप बताएं आपके पढ़ाए हुए बच्चे भी काफी नौकरी लगे हैं, तो इसको तो आपने बड़े नजदीक से देखा होगा, तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, अगर हरियाणा प्रदेश के अंदर, मैं तो ये कहूंगा कि बहुत सारे लोग इस बात के लिए चाहे अंधभगत की संज्ञा भी दे सकते हैं मेरे को, या फिर कुछ भी आप शब्द यूज कर लीजिए, लेकिन जो काम आदरणीय मनोहर लाल खट्टर ने इस प्रदेश के अंदर किया, मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा राजनीतिक रिस्क कोई और व्यक्ति ले सकता था। आज गरीब घरों के बच्चे लग रहे हैं बिना किसी खर्ची के, बिना किसी पर्ची के, 100% सत्य है। बस एक चीज हो सकती है, मान लीजिए किसी स्कूल के अंदर एग्जाम चल रहा है, क्लरिकल का है, ग्रुप डी का है, किसी भी चीज का है, ठीक है, तो वहां जो एग्जाम हो रहा है, अगर एग्जाम जो कंडक्ट करवाने वाला कोई सुपरवाइजर है, कोई स्टाफ है, अगर वो किसी की गड़बड़ी कर देता, वो पैसे लेके अगर किसी को मान लिया भाई थोड़े बहुत 10-20 नंबर की हेल्प कर देता है, हालांकि अगर पकड़ में आ गया तो बचना तो वो भी नहीं है। उस लेवल की चीजें, त्रुटियां हैं, वो हम और आप जैसे जो समाज के ही लोग हैं, कोई टीचर है, कोई और वो जहां वो काम कर रहा है, उनके लेवल के ऊपर तो हो सकती है, बट सरकार के लेवल के ऊपर HSSC के अंदर बिल्कुल खर्ची पर्ची टोटली बंद है। 2015 से पहले मैं गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूं कि इस प्रदेश के लगभग 80 से 90% बच्चों को यही नहीं पता कि हमारा हरियाणा के अंदर ताजमहल, हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाओ किसी बिल्डिंग ने, उन चीजों का बारे में पता ही नहीं था, बस नॉर्मली पता था गुजरी महल वोड़ा है, ये वो चीजें बस। लेकिन वो चीजें जब एग्जाम होने लगे तो बच्चे पढ़ने लगे हैं और निश्चित रूप से क्रांतिकारी बदलाव आया है। फिर भी गवर्नमेंट जॉब जो है सीमित है, सरकार हर किसी को नौकरी नहीं दे सकती। आज का टाइम में AI का जमाना है और बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारे बच्चों को मैं तो ये कहता हूँ कि आपने भाई अगर 5-7 साल ट्राई कर लिया गवर्नमेंट जॉब की, उसके बाद आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, तो आपने पता चल गया कि मेरा स्कोर अगर 80 वाला का सिलेक्शन हो, मैं तो 60 से ऊपर नहीं जाने लग रहा, तो उसमें फायदा है कि आप
और कुछ काम कर ले। नहीं, ये तो आप बताते हो ना, बाकी कोचिंग सेंटर वाले तो तुरंत सपने दिखा दें कि भाई हम तो करवा देंगे, हम तो लगवा देंगे, 100% तक के दावे करें। तो कहीं ना कहीं बच्चे का हौसला तो टूटे ना। हकीकत है, लेकिन हर बच्चे को यह बात अगर बोली जाओ है कि भाई यूं नहीं होता तो तैयारी छोड़ के उसको और करने लग जाए, कहीं ना कहीं बच्चे के मन में भी नेगेटिविटी का भाव आ जाओ है। लेकिन सच्चाई ये है, मैं तो हमेशा बार बार हर मन से कहता हूँ भाई, अगर आप 5-7 साल हो गए आपने ट्राई जिला के सारे एफर्ट आपने करके देख लिए, क्यों ना वो 5 साल जो है किसी और फील्ड में अगर आप दोगे, बहुत आगे तक चले जा उसको दौड़ के। लेकिन ये सोशल मीडिया बहुत ध्यान भी भटका रहा है बच्चों का। मतलब हरियाणवी में अगर मैं पूछूं भाई, आजकल के बालक जो हरियाणा के हैं वे बेरोजगारी ने खो दिए, सिस्टम ने खो दिया, सोशल मीडिया ने खो दिए, ऐसा है? यह सत्य है, बिल्कुल आपकी बात सही है। क्योंकि एक पीछे सर्वे भी आता, अगर आप रील देखने का काम करो, जो शॉर्ट्स रील हैं वो कितने की 15 सेकंड की, 20 सेकंड, हर 15-20 सेकंड के बाद में एक नया टॉपिक चल पड़ा है। आप ऊपर स्क्रॉल कर दिया, स्क्रॉल करने के बाद एक नया टॉपिक माइंड के अंदर चलेगा, उससे क्या होगा, मेमोरी घटने का काम हुआ है। निश्चित रूप से जिस बच्चे ने कामयाब होना है, देखना रील देखना कोई बुराई वाली बात नहीं है, 10% देखो, 15 मिनट देख लो, आधा घंटा देख लो, लेकिन जिस बंदे ने कामयाब होना वो सोशल मीडिया उसको त्यागनी पड़ेगी। बस सोशल मीडिया का यूज उसने, जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब के ऊपर क्लासेस देखने में कोई टॉपिक समझ में नहीं आने लग रहा, आजकल यूट्यूब के ऊपर सारी चीजें मिल जाओ हैं, तो वो हर चीज अवेलेबल है, यूट्यूब आप देखिए। तो प्रवीण जी, आप टीचर, आप जॉब लग गए थे, गवर्नमेंट जॉब, उसके बाद फिर आप सोशल पे भी आपका अच्छा है, तो मतलब आपके दिमाग में क्यों नहीं भाई अब नौकरी मिल गई है, क्यों ना फिर आप बेटियों की शादियों का भी वो उठा लिया बीड़ा? तो ये कैसे आ जाता है बार बार कि मतलब आजकल नौकरी मिलने के बाद अपने काम में लोग बिजी हो जाए, तो ये किस तरह से मोटिवेशन मिला आपको? देखो, नौकरी करना, बात नौकरी करने के दौरान भी, जैसे सोशल मीडिया के ऊपर मैं मेरी बताता हूँ, मैंने आपको एक बात बताई थी कि 500-2 रुपए पर डे की फीस है, वो मैं किसी बच्चे से नहीं लेता। मैं एक संस्था है, कह लीजिए एक ग्रुप है, उनसे जुड़ा हुआ हूँ, वो हरियाणा में सबसे सस्ती कोचिंग देते हैं, उनके साथ में मैं जुड़ा हूँ। मैं खुद जो पढ़ाता हूँ किसी भी बच्चे से, मैं किसी से कुछ नहीं लेता। मैं 7-8 साल हो गए मेरे को, यूट्यूब के ऊपर ही पढ़ाता हूँ मैं, खाली किसी ऐप के ऊपर कहीं नहीं पढ़ाता, वहाँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ। अब उस यूट्यूब के ऊपर पढ़ाने के दौरान मुझे बहुत सारे बच्चों के, लड़कियों के, बहुत सारे चीज़ों के लिए मैसेज मिलते हैं। सर, एक लड़की थी, उसका फादर की डेथ हो चुकी थी और उसकी छोटी सिस्टर जो थी मेरे पास ऑनलाइन तैयारी करती थी, उसको, सर मेरी बहन की शादी है, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, सिर्फ इतना हो जाए कि उसका जो जरूरत का सामान है छोटा, अगर वो आप कर सके तो मैं सोचा कि यार इस तरह की कंडीशन है तो क्यों ना करना चाहिए। तो हमने अपने पास से करें, उस लड़की, इस तरह के 120 ऐसी बेटियां, किसी का बाप नहीं था, किसी का भाई नहीं, किसी का बाप बीमार है, तो 120 से ऊपर लड़कियों की शादी जो है एक NGO पीयू फाउंडेशन, उसके माध्यम से हमने करवाने का काम किया। 3-4 साल बाद जब एक माँ बाप की उम्मीद भी टूटने लगती है, भाई क्या करेगा तैयारी करके, तो अपना कुछ काम कर ले, इससे अच्छा तो अब इतनी ज्यादा फीस हम पे कर रहे हैं। और एक और चीज ये है कि जैसे आपने बताया कि भाई हमने 31 रुपए का बैच शुरू किया था, 11-11 रुपए तक के आपने बैच शुरू किए हैं, तो वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी एक बच्चे के मन में होता है, यार 11 रुपए में क्या सीखूंगा, यार मैं कि 31 रुपए में क्या सीखूंगा, कि सच्चाई है साइकोलॉजिकल जब आप बात करते हैं तो? आपकी बात बिल्कुल जायज है बसंत भाई। सबसे बड़ी चीज क्या है, जब मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ ना, वो परमात्मा ने एक ऐसा स्किल होती है, जैसे आपके अंदर ये बोलने की कला है, आपके अंदर कला है, वो स्किल एक एज ए टीचर दे रखी है। मैं यूट्यूब के ऊपर पढ़ाता हूँ। पिछली बार अभी हरियाणा CET का एग्जाम हुआ था जुलाई 2025 में, तो मैंने 19 जुलाई को यूट्यूब के ऊपर क्लास ली थी और उस दिन मेरे साथ में यूट्यूब के ऊपर 26,000 बच्चे लाइव थे। एक टाइम में लाइव बच्चे मेरी करंट अफेयर की क्लास देख रहे थे। तो कहीं ना कहीं वो विश्वास है उनका मेरे ऊपर, उसी विश्वास को उन्हें पता है कि अगर प्रवीण उड़ान यहाँ खड़े हैं इनके साथ में, भाई 31 रुपए में कोचिंग दे रहे हैं तो गलत नहीं होगा। उसका रिजल्ट भी हमारे सामने है। तो इससे कमा कितने के लेते हो आप? इंस्टाग्राम तो कोई पैसे देता नहीं, क्योंकि मोनेटाइजेशन इंस्टाग्राम के ऊपर है नहीं, ठीक है। रही बात फेसबुक की जो इनकम होती है, वो बेटियां जो हैं जिनकी शादी हम करवावा, उन बेटियों की शादी, जितनी मेरी फेसबुक की इनकम होगी, उन बेटियों की शादी जो है उससे करवाने का काम करते हैं। रही बात यूट्यूब के ऊपर मैं पढ़ा हूँ, जब एग्जाम आ जाएगा, हरियाणा के बच्चे ऐसे हैं, जब एग्जाम की डेट अनाउंस हो जाएगी उसे टाइम पढ़ना है, क्योंकि मेरा करंट अफेयर पर ज्यादा फोकस रहा है। तो अगर एग्जाम 1 साल बाद होना, अगर मैं आज करंट अफेयर पढ़ाऊंगा तो उनके कुछ काम के कौन रहोगा, तो इसलिए उसी टाइम पढ़ाऊं। तो
उस दौरान थोड़े मोटे कुछ बन जाओ, अपना काम चल जाओ, ऐसा नहीं कि ज्यादा पैसा एक है। रील देख रहा था मैं आपकी, उसमें आप सीईटी के जो नोट्स हैं वो बता रहे थे कि वही इतने नोट्स हैं, ऐसे ऐसे इसमें पूरे हैंड रिटन नोट्स हैं। मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाई कोई कोरियर कंपनी आ गई हो, किसी ने नहीं खोली कि भाई हम इसमें हाथ बटा देते साइड में, हमारे साथ थोड़ा कोलैबोरेशन कर लीजिए, ऐसा कुछ हुआ है क्या? ना वो नोट्स वगैरह की बात अगर आपने वो कर दी, जैसे कि बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका स्टार्टिंग से तैयारी करनी जिसने है। अब इतनी सारी किताबें आप बाजार में चले जाए कि एक बंदे की 8-10 किताबें एक सब्जेक्ट की आपको मिल जाएंगे अलग अलग। तो वो इसलिए बनाए हमने हैंड रिटन नोट्स की, ताकि किसी कोई भी बच्चा है वो कम से कम उसने ये पता चला कि मेरा कैसे सिलेबस करना है, क्या होगा। वो बहुत मतलब कम पेजेस के अंदर जो है वो बना के उनसे बच्चों को बहुत सारी हेल्प मिलती है, ताकि उनको बहुत ज्यादा न पढ़ना पड़े, जो काम की चीजें सिर्फ वो पढ़नी पड़े। तो प्रवीण जी, अब हमारे दर्शकों को जो टीवी देख रहे हैं उन्हें ये बता दो, जिसने +2 कर ली, फिलहाल जो बच्चा +2 करके बैठ गया, आसान भाषा में उसने जल्दी तो जल्दी नौकरी लगाना, तो क्या तैयारी कर सका, किस तरह तैयारी कर सका, कौन सी नौकरी उसने आसानी से मिल सके ताकि वो अपना घर चला ले? देखो, हरियाणा के संदर्भ में बताऊं? हाँ बिल्कुल। हरियाणा के अंदर +2 करने के बाद में दो जॉब है जिसके अंदर वो बंदा एलिजिबल है, ओनली +2 करेगा। तो एक तो क्लैरिकल के, ग्रुप डी की, ठीक है। क्लैरिकल में भी पोस्टें अभी लगभग 2,500 से 3,000 पोस्ट आनी है, 2,500 2,200 इतनी पोस्ट आऊंगी। ग्रुप डी की लगभग 13,000 से 15,000 के बीच में पोस्ट आऊंगी। उसमें सबसे बड़ी चीज है, जो भी माँ बाप देखने लग रहे हैं, आप लोग अपने बच्चे को +2 के बाद, खासतौर पर ग्रामीण अंचल के जो बालक है, +2 के साथ साथ आप बच्चे को कोर्स करवाइए। जैसे एक GNM का कोर्स हुआ है हरियाणा के अंदर, नर्सिंग का जो है, उसमें पिछली बार जो था, पिछले जो सीट हुआ था, मात्र 1.41% कंपटीशन था। मतलब एक बच्चे पे नू लगा लो 1500 पोस्ट, तो 1700 के बालक थे, 1800 होंगे, 2000 होंगे, इस तफाल तक थे। यानी सबसे कम कंपटीशन GNM के अंदर था, नर्सिंग का। 3 साल का डिप्लोमा है, थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम में, वो आप अपने बच्चे को जरूरी है वो करवाइए। ITI के अंदर जो है, अभी जो लाइनमैन की जो पोस्ट है बहुत बड़े लेवल के ऊपर निकली थी, 5-6 हजार। हालांकि अब की बार जो है 400-500 कुछ पोस्ट हैं, जबकि खाली बहुत सारी हैं। वो सरकार से वो भी निवेदन करते हैं, DHBVN से और उनसे, कि जो खाली पोस्ट हैं तो उनको भी भरने का काम किया जाए। डिप्लोमा ITI बेस्ड जो डिप्लोमे हैं, आप कोई भी डिप्लोमा कर लो, बस उसमें ये देख लो पिछली बार कौन सी पोस्ट निकली थी, वो आप करवाने का। लाइनमैन का है, उसके अलावा आप एक ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का है, वो ITI में नहीं होता, अलग जगह हो, वो आप करवाने का काम करें। VLD के पोस्ट जो है लगभग पूरी भी फुलफिल नहीं होने लग रही, तो डिप्लोमा बेस्ड जो है वो करवाओ। खाली अगर आप +2 कर रखी है तो उसने तो 2 ही चीजें में अप्लाई कर सके, वो या तो ग्रुप डी में या फिर क्लैरिकल में। उसके साथ साथ डिप्लोमा होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अभी आपने पूरे हरियाणा को अच्छे से एनालाइज कर लिया होगा, हरियाणा भर के बच्चों को आप पढ़ाते हैं, तो सबसे ज्यादा एनालाइज आपने क्या चीज की? अगर आपको ये बात कहनी पड़े हरियाणा के युवाओं को कि भाई आप ये आदत छोड़ दो, आपकी सरकारी नौकरी पक्की है, आपका जो चांस है वो ज्यादा बढ़ जाएगा, ये आदत आपको छोड़नी पड़ेगी, मोस्ट ऑफ द बच्चों में बात कर रहा हूं मैं। 2 चीजें हैं, एक तो आलसपन और दूसरा इनडिसिप्लिन। जिस व्यक्ति की जिंदगी के अंदर डिसिप्लिन नहीं है, अनुशासन की कमी है, वो व्यक्ति दुनिया के किसी भी फील्ड में कामयाब नहीं हो सकता। अनुशासन सबसे जरूरी है। मतलब वो लगातार कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा। वो 4 दिन पढ़ लिया, 5वें दिन अनुशासन तोड़ दिया, दोस्तों गले चल गया, कुछ और नशे सीख लिया और कहीं चला गया। वो अनुशासन सबसे जरूरी है। और आलसपन अगर त्याग के सीधे अच्छे तरीके से काम करेगा बंदा, सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करके चलेगा, तो मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये है, सिर्फ डिसिप्लिन में रह के तैयारी करने वाले ही, एक लाइन में अगर आप कहें तो सबसे ज्यादा डिसिप्लिन व्यक्ति जो है वही आगे बढ़ता जीवन में। तो आपको लगता होगा जैसे कोर्ट में जिस तरह से भर्तियां रुक जाती हैं, देख रहे होगे आप, भर्ती करती है सरकार, फिर कोई ना कोई कोर्ट में पहुंच जाता है, इससे भी तो दिक्कतें होती है ना। स्टूडेंट जो तैयारी करते हैं, आप लोगों को भी दिक्कत है, हौसले भी टूटते हैं लोगों को। तो इसको लेकर कभी लगा कि आपको कई बार विपक्ष पे भी निशाना बना जाता है कि बेवजह भर्तियों को अटका देते हैं, या उनमें है वाकई में इतनी गड़बड़ी है? देखो, मैं कोई राजनीति की बात तो मैं करूंगा नहीं, लेकिन विपक्ष का ऐसा नहीं है कि अटका को बड़ा लेवल का केस हो जाए, मान लिया जैसे पूरी भर्ती क्वेस होने का मामला है, उसमें बेशक को 1-2 केस वगैरह को अटका दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जेन्युइन प्रॉब्लम है, बच्चों की केस करना पड़ा है, जेन्युइन प्रॉब्लम है बहुत सारी। उसके अब ऐसे दिखते हैं
पीछे 5 नंबर वाला मामला था। 5 बहुत सारे ऐसे, कुछ तो बच्चों की गलती हो जाओ है। इसे से भगत है अपना हरियाणा में सोनू जी, जिनने अगर आदमी है लड़का तो मेल लिखागा उसका में फीमेल कर रखा है, फिर कोर्ट में जाऊंगा। लेकिन गलतियां हैं, रही हैं, सरकार की कह लीजिए, आयोग की कह लीजिए, जिसकी वजह से बच्चों को जाना पड़ता है। ये सत्य है। वो इतने सारे केस पेंडिंग है। सरकार का अगर, विपक्ष का अगर कहूँ तो 1-2% हो सकता है, लेकिन 98% बच्चों की जेन्युइन प्रॉब्लम है, इसलिए उनको जाना पड़ता है। बिल्कुल। एक सवाल ये भी है, मैं एक पूछ लेता हूँ। स्टूडेंट्स को आप बड़े करीब से देखते हैं, ऑनलाइन भी हैं, ऑफलाइन भी आप मिलते रहते हैं, घूमते रहते हैं पूरे हरियाणा में। एक अपने हरियाणा में ना पंजाब की तरह गन कल्चर आ गया था भाई, गानों को लेकर सरकार ने कैंची भी चलाई। तो आप मानते हैं इससे स्टूडेंट्स पे फर्क पड़ता है, जो तैयारी करने वाले उनसे प्रभावित होते हैं? ना, मेरा ऐसा मानना नहीं कि ऐसा कोई अगर बंदूक खड़े गाने देख के किसी ने सामने को टपका देगा, ऐसा कुछ नहीं है। जिस बच्चा ने, जिसकी नीति सही है, जिसने यूं देखा है कि तेरे माँ बाप जो है सुबह जाके दोपहर में जाके खेत में काम करा है, बाबू का कुर्ता का पसीना कौन सुखदा, स्मेल आए जाओ है। अब जब वो बालक कागज में लिया, गन कल्चर वाला गाना उसने देख लिया, अगर सही वो बालक है ना, तो सबसे पहले अपने बाप का कुर्ता का पसीना सुखा के उसने इस लायक बनाओ कि पंखा तला, कूलर तला बिठा इसको मेरे बाप ने। में ऐसा कुछ नहीं, जिसने बिगड़ना होगा वो बिना गन कल्चर का भी बिगड़ जाएगा। एक आखिरी सवाल आपसे ये है प्रवीण उड़ान जी कि भाई, सोशल मीडिया पर एक दिन मैं स्क्रॉल कर रहा था तो एक रील उसमें आई, उसमें मतलब बहुत हास्यास्पद तरीके से बात कही गई कि भाई सरकार को अच्छे तरीके से राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा तो भाई फलानी भर्ती निकाल दो और उसके बाद उसको कैंसिल कर दो, उसके बाद चलता रहेगा कोर्ट में केस, अपना फॉर्म भरे जाएंगे, अपना आ जाओगे पैसा। ये है क्या? ना, ऐसा कुछ नहीं है। जितना अगर फॉर्म भरने से सरकार जितना खर्चा योजनाओं के ऊपर होता है, अगर उसको टाइम के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करके देखे वो इतने दिन का खर्चा है, तो शायद वो 1 या 2 मिनट का खर्चा जितना सरकार जो वेलफेयर स्कीम पे होना, फॉर्म भरने से 1 मिनट का खर्चा, आधा मिनट का खर्चा भी नहीं चल रहा। बस वो मजाक के अंदर लोग बना दे। सबसे बड़ी समस्या क्या है सोशल मीडिया के दौर की, जिम्मेदारी खत्म हो गई। मतलब कोई भी फोन उठाया, कैमरा उठाया, कुछ भी बोल दो, कुछ भी तो बोल सकता है। अब बहुत सारे लोग इसे देखे मैंने सोशल मीडिया के ऊपर, भारत की विदेश नीति के ऊपर सवाल उठाने लगे थे। मन्नू नहीं, ऐसे नहीं, मोदी ने ऐसे नहीं करना था, ऐसे करना चाहिए। अरे भाई, जो मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर जो है, एमई है जो, उसमें 10 से 15 हजार कर्मचारी काम कर रहे हैं, और जो इंडिया की सबसे जो टफेस्ट एग्जाम वो है यूपीएससी का, वो एग्जाम क्लियर करके तब वो लोग वहां बैठे हैं। हो सकता है कि सरकार के उस निर्णय के पीछे पता नहीं क्या मजबूरी हो, क्या कौन से हित साधन है सरकार को। मतलब सोशल मीडिया पे ज्ञान देना आसान है, जबकि वास्तविकता एक अलग चीज है, तो इसमें भी कोई ऐसी सच्चाई नहीं है। तो प्रवीण उड़ान जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा को समय आपने दिया, और साथ ही जो आपने बातें बताई हैं, आई होप कि छात्रों के काम भी आई होंगी। समय की कमी है अभी फिलहाल, जिस तरीके से प्रवीण उड़ान जी ने बताया कि छात्रों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और उम्मीद है कि छात्रों के लिए ये इनका इंटरव्यू बहुत ज़्यादा काम आने वाला रहेगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।